हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ कुछ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी भौतिक क्वेश्चन जो आपके 12th बायोलॉजी के होने वाले हैं, क्लास 12th बायोलॉजी के होने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हर साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। वो क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं और ये पूरी किताब से होने वाले हैं क्वेश्चन। जो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ एमसीक्यू यानी जो भौतिक क्वेश्चन है, ये पूरी किताब से छांट छांट के मैं लेके आया हूँ, ठीक है। और ये आपको बताओ कि जो 23 तारीखों का एग्जाम है उसमें आपके आने वाले ये आएंगे ही आएंगे। ऐसे बोलो ये आप 50 क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा घट के जाएंगे ना, तो इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा। जो आप पता है आपके 4 एमसीक्यू आते हैं, चार चार के चारों करने होते हैं, एक एक नंबर वाले में एमसीक्यू आते हैं। तो वही आज हम करने वाले हैं। ये लगभग 50 एमसीक्यू है, ठीक। और ये हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये चैप्टर 1 से लेकर जो 13 है 13 तक का सभी चैप्टर से लेके आऊँ 50 एमसीक्यू है, ठीक। बात करते हैं आगे। इसमें पहला भौतिकी क्या है, देखो भौतिकी प्रश्न है और बताइए कितने नंबर में? 1 नंबर में पूछा जाता है हर साल। कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में आता है, ठीक। तो हम देखते हैं इसमें पहला कौन सा है। पहला पहला पूछा गया है, लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। यानी जो लघु बीजाणु धानी होती है उसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लघु बीजाणु धानी में कितनी परतें होती है। तो 4 परतें होती है। कितनी होती है? 4 परतें होती है, ठीक। सबसे बाहर की ओर होती है, जो सबसे बाहर की ओर होती है वो होती है बाह्य परत, फिर होती है अंतः परत, फिर होती है मध्य परत, फिर कौन सी होती है? फिर होती है टेप्टम, फिर होती है टेप्टम, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें जानते हैं सबसे पूछा गया आंतरिक परत पूछा। आंतरिक मतलब आंतरिक मतलब सबसे अंदर की परत पूछा, ठीक। अंदर की परत कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी टेप्टम। कौन सी होगी? टेप्टम होगी। सबसे अंदर परत होगी वो कौन सी होगी? टेप्टम होगी। अब बात करें टेप्टम क्या होती है। टेप्टम के अंदर जो द्विकेंद्रीय कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें? द्विकेंद्रीय कोशिकाएं पाई जाती है टेप्टम के अंदर। और टेप्टम का काम क्या होता है? इसका काम होता है जो परागकण बनते हैं, परागकण ये लघु बीजाणु धानी होती है। लघु बीजाणु धानी के अंदर जो परागकण बनते हैं उन्हें पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? परागकणों का परागकणों को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? जो टेप्टम होता है वो परागकणों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन ये है। पहले क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। टेप्टम सबसे अंदर आंतरिक परत कौन सी होती है? टेप्टम होती है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं। यानी वह प्रक्रिया बताइए जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु किससे? शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं। वह प्रक्रिया कौन से कहलाती है? तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वो कहलाती है वीर सेचन। क्या कहलाती है? तो वो क्रिया कहलाती है वीर सेचन कहलाती है, ठीक। वो क्रिया कौन से कहलाती है? वो कहलाती है वीर सेचन। क्या कहलाती है? वीर सेचन। अगर बात करें यहाँ पे शुक्राणुजनन तो ये होता है शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। और जो शुक्रजनन होता है ये होता है शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। और शुक्राणु होता है प्रपशु कोशिका बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक। बात करें अंडजनन तो अंडजनन क्या होता है? अंडजनन में अंडाणु निर्माण होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे पूछा गया कि शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से जो मोचित होते हैं तो क्या कहलाता है? वीर सेचन कहलाता है, ठीक। तो कहलाता है वीर सेचन। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें तो जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। इसमें क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी होता है जो जीवाणु भोजी होता है उसके अंदर कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है। जीवाणु भोजी होता है किस प्रकार का? तो कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का होता है कुछ इस प्रकार कुछ जीवाणु भोजी होता है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? इसके अंदर इसमें डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ क्या क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर होता है डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर? डीएनए और आरएनए दोनों चीजें फिक्स होती है। क्या होती है? डीएनए भी होता है, ठीक है, और आरएनए भी होता है या आरएनए। डीएनए या फिर आरएनए इनमें से दो में से कोई एक हो सकता है। क्या हो सकता है? या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक। ये अनुवांशिक पदार्थ के अंदर कौन सा होगा? फिर इसमें सही ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी इसके अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो जीवाणु वो जो होते हैं इनके अंदर या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ठीक। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आणविक कैंची किसे कहते हैं। आणविक कैंची वो क्या है? आणविक कैंची क्या है? आणविक कैंची होते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। क्या होते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। क्या होते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कोई डीएनए खंड है कोई डीएनए खंड है कोई डीएनए खंड है। इस डीएनए खंड के लिए काटने का काम होता है आणविक कैंची का। यानी जो ये हो गया आणविक ये हो गया ये क्या होगा? डीएनए अणु हो गया। डीएनए अणु के लिए काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आणविक कैंची कहते हैं। और आणविक कैंची के लिए एंडोन्यूक्लियर प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। और प्रतिबंधन एंजाइम कितने होते हैं? आणविक कैंची होती कहती है दो प्रकार की होती है। एक तो बाहर के सारे काटते हैं उन्हें काटते हैं एंडोन्यूक्लियस। जो बाहर काटते हैं उसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस
न्यूक्लियस उन्हें कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और जो अंदर की ओर काटते हैं डीएनए घट के लिए, अगर मान लो ये डीएनए डीएनए हुई है डीएनए, ठीक है, अगर बाहर की ओर काटता है, बाहर की ओर काटता नहीं, बाहर की तरफ तरफ काटता है तो कौन सी कैची होगी, तो काटती है एक्सोन्यूक्लियस होती है, वो बाहरी साइड काटती है। और एंडोन्यूक्लियस होती है, एंडोन्यूक्लियस कैची होती है, अलग कैची होती है एंडोन्यूक्लियस। ये क्या विशिष्ट स्थान पर या फिर बीच में काटता है। एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, या तो डीएनए के लिए बीच से काटता है, या फिर एक विशिष्ट स्थान होता है वहां से काटता है डीएनए के लिए, ठीक है। तो ये आणविक कैच कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्सो और एंडो, ठीक। एक्सो का होता है बाहरी की साइड काटता है डीएनए के लिए, ये डीएनए है तो बाहर की साइड काट रहा है, अगर बाहर की साइड काट रहा है तो कौन सा होगा, एक्सो होगा। और अंदर की ओर काट रहा है किसी एक स्थान पर या फिर विशिष्ट स्थान पर काट रहा है, तो कौन सा, तो कहता है एंडोन्यूक्लियस काटता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं आगे। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा गया टीटी एलील है, टीटी एलील जोड़ा है, तो पहले समझिए तो ये टीटी है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर ये कौन सा, ये लंबा क्या है, प्रभावी लंबा है। ये क्या है, ये बौना है, ये अप्रभावी बौना है, ठीक। ये क्या है, प्रभावी लंबा है, और ये प्रभावी ये है प्रभावी लंबा, और ये क्या है, अप्रभावी बौना है, ठीक। इसे कहते हैं, ये है समविभव और ये भी समविभव की। अगर बात करें टीटी, ये पूछा गया इसमें ये क्या है, तो ये क्या है, ये है तो लंबा, पर कैसा विषम विभव की है, कैसा है विषम विभव की है, ठीक। ये समविभव की है, ये क्या है, विषम विभव की है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, विषम विभव की लंबा है। कैसा है, विषम विभव की लंबा। तो इसमें पांचवे का कौन सा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि विषम विभव की लंबा है, ठीक। अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन की, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि बीटी कपास किससे निर्मित होता है। जो बीटी कपास होती है तो किससे निर्मित होता है, तो जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा, जीवाणु। जीवाणु कौन सा होता है, बैसिलस थ्यूरियनजिएसिस। कौन सा होता है जीवाणु, जीवाणु होता है बैसिलस थ्यूरियनजिएसिस। उसका जीन इस कपास के अंदर डालते हैं तो कपास के लिए मतलब बीटी कपास का निर्माण होता है। बीटी बैगन भी होता है, बीटी मक्का भी होता है, उनके सबके अंदर बैसिलस थ्यूरियनजिएसिस जीवाणु होता है, वही डाल जाता है, ठीक है। तो जितनी बीटी फसल होती है उनमें जीवाणु डालते हैं, कौन सा, बैसिलस थ्यूरियनजिएसिस, ठीक। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है। बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन कई प्रकार के होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय होते हैं, तृतीय होते हैं, फिर उच्च उपभोक्ता भी होते हैं, ठीक है। तो सब पूछा द्वितीय उपभोक्ता कौन सा है। तो द्वितीय उपभोक्ता कौन सा होता है, जो प्रथम उपभोक्ता के लिए खाता है, जो प्रथम उपभोक्ता के ऊपर निर्भर होता है उसे कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो इसमें चूहा है, चूहा तो उत्पादक के ऊपर निर्भर होता है क्योंकि ये फल फ्रूट या फिर घास खाता है। और गिलहरी है, गिलहरी भी फल फ्रूट या फिर कोई दाने वगैरह खाती है, अनाज खाती है। तो ये भी ये प्राथमिक होगी, ये प्राथमिक है। अब बात है टिड्डा की, टिड्डा तो फसलें खाता है, आपको पता ही होगा। टिड्डा होता है ग्रीन कलर का, वो क्या करता है, फसलों को खाता है। तो इसमें क्या होगा, जो टिड्डा होता है, टिड्डा में क्या, टिड्डा क्या, ये हो गया प्राथमिक। तो ये दो रखे, तीन दे रखे हैं, चूहा, गिलहरी और टिड्डा, ये क्या हो गया, ये तो हो गया प्राथमिक। अब बात करें छिपकली की, क्या होती है, छिपकली। छिपकली ऐसा होता है, मच्छरों खाती है, मक्खियों खाती है। तो ये क्या होती है, प्राथमिक उपभोक्ता के लिए खाती है, तो ये द्वितीय उपभोक्ता होगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा कि द्वितीय उपभोक्ता कौन, छिपकली हो जाए, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। नहीं, इसमें कोई कारण नहीं है। ऐसा कौन सा क्षति का कारण, इनमें से कौन सा जो जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। तो कोई जैव विविधता की क्षति का कारण कौन सा नहीं है। तो हम बताए क्षति कारण क्या होता है, अतिदोहन होता है, और क्या होती है, सहविलुप्तता होती है, और क्या होती है, आवास क्षति, आवास बनाने के लिए, आवास बनाने के जितने जंगल काटे जाते हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो ये सब इन सब से क्या होता है, इन सब होता है जैव विविधता की हानि होती है। और अगर हम वनीकरण करेंगे, क्या करेंगे, वनीकरण में वृक्षारोपण करेंगे तो क्या होता है, तो जैव विविधता के लिए लाभ होता है, जैव विविधता के लाभ होता है, इसमें हानि नहीं होती, लाभ होता है, ठीक है। वनीकरण हो गया, और पर्यावरण प्रदूषण, सॉरी पर्यावरण प्रदूषण नहीं आता रहा है मुझे अभी, उसे क्या कहते हैं, वृक्षारोपण हो गया, ठीक है। बात करते हैं लघु व्यास धानी किस परत के कोशिकाएं दो केंद्र की होती है। ये तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जब मैंने बताया कैप्टम, कैप्टम कोशिकाएं कैसे होती है, दो केंद्र की होती है। तो ये ऑप्शन, ये इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं आगे, लक्षणों की वंशगति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किसने की थी। तो कौन कौन थे, तो डीवियस थे, कॉरेंस थे और शेरमॉक थे। कौन थे, डीवियस थे, कॉरेंस थे, शेरमॉक, इन तीनों ने की थी। मेंडल के दोबारा से देखो, अब 1900 में इनके मेंडल के नियम से दोबारा प्रस्तावित हुए थे, दोबारा से खोज हुई, इनके बारे में तो पूरा ये खोज हुई थी, ठीक है। तो किसने की थी, इन तीनों ने की थी, डीवियस ने भी की थी, कॉरेंस ने भी की थी, बॉन शेरमॉक, इन तीनों ने क्या किया, मिलकर तो पुनः निर्माण किए थे, पुनः पुनः खोज की थी इन लोगों ने, तीनों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी, ठीक है, तीनों ने मिलकर। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिब्रिज और कॉरेंस और शेरमॉक, इन तीनों ने दोबारा खोज की थी मेंडल के नियमों की। अब बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड। जो टीआई प्लाज्मिड संभाग का उपयोग किस परपोसी में, अपनी अभिरुचि के लिए, अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है जंतु पादपों, सॉरी क्या होता है, पादपों में होता है। तो टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किस में होता है, पादपों में होता है, ठीक। ये आपको याद रखना, पादपों के अंदर टीआई प्लाज्मिड का उपयोग होता है, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक सहभोजता का उदाहरण है, सहभोजता का उदाहरण है। इनमें से कौन सा सहभोजता का उदाहरण है।
अब सहवस्था होता क्या है? ये होता है सहवस्था ऐसा संबंध है जीवों के मध्य में कि एक को लाभ होता है और एक को ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। तो उसे वो क्या कहता है, वो संबंध कौन सा होता है? वो होता है सहवस्था का उदाहरण होता है, ठीक है, सहवस्था का। तो वो सहवस्था संबंध क्या होता है, ठीक है? इसमें क्या एपिफाइड एपिफाइड होते हैं, अधिपादक होते हैं, क्या होते हैं? अधिपादक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सहवस्था के होते हैं, ठीक है, सहवस्था के उदाहरण है। सहभोजता का उदाहरण क्या है? अधिपादक। और लाइकेन और ये माइकोराजा की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं सहभोजी, साथ साथ में दोनों को लाभ होता है इसमें। जो कवक होते हैं उनको भी लाभ होता है, सहवार होता है उनको भी लाभ होता है, ठीक। अब बात करते हैं आगे। और जो देखो सहभोजता में मात्र एक के लिए लाभ होता है, दूसरी को ना हानि होती है ना लाभ होता है, ठीक। बात करते हैं आगे क्वेश्चन, परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? जो परागकण की बाह्य चोल होती है किससे बनी होती है? परागकण की इस प्रकार परागकण की संरचना होती है, इस प्रकार परागकण की संरचना होती है उस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार की। तो बाह्य चोल होती है ये वाली, बाह्य चोल होती है ये वाली। ये वाली क्या होती है? ये होती है ये जो भाईचोल होती है, मैं बना रहा हूँ खुरदरी खुरदरी, ये होती है भाईचोल, इसे कहते हैं एक्जाइन। ये होती है एक्जाइन भाईचोल। और ये होती है इंटाइन, ये क्या होती है? इंटाइन होती है। तो सब पूछा गया भाईचोल किससे बनी होती है? तो भाईचोल किससे बनी होती है? भाईचोल बनी होती है स्पोरोपोलिन से बनी होती है, ठीक है। अब बात करें अंताचोल, तो अंताचोल बनी होती है पेक्टोसेलुस से बनी होती है, ठीक है। तो उसमें सी ऑप्शन से रहेगा, प्राकृतिक भाईचोल होती है स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडॉन नहीं है? नहीं है पूछा गया है। और होते कौन कौन से वो देखें पहले, होते कौन से? UAG, UGC, UGA और UAA। ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्टॉप कोडॉन। ये क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन। तो इसमें UAA, UAG और UGA ये क्या होते हैं? ये तो तीन स्टॉप कोडॉन होते हैं। और AUG होता है, ये AUG है, ये AUG है। ये कौन सा कोडॉन होता है? ये होता है स्टार्ट कोडॉन। ये क्या होता है? स्टार्ट कोडॉन होता है, ठीक है, ये होता है स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन कौन सा? AUG होता है स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे सब क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे दिया वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रिया क्या कहते हैं? यानी वातावरण में कुछ एंटीजन उपस्थित है, उनके प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित बहुत तेज से हो जाने के लिए प्रक्रिया क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया का क्या था? तो उसे कहते हैं एलर्जी। तो एलर्जी क्या होती है? देखो कुछ एंटीजन होते हैं वातावरण में उपस्थित, अगर हम मान इससे हम धूप में थोड़ा अभी मान लो आप कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अगर दोपहर का समय है, अगर घाम पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और आप बाहर निकल जाओ तो आपके शरीर में कुछ सुई चुभने लगी, तो वो क्या होती है? एक प्रकार की एलर्जी होती है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो अतिरंजित हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होती है? उसे कहते हैं एलर्जी कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे, पीसीआर का तात्पर्य क्या है? तो पीसीआर के तात्पर्य होता है, पीसीआर का तात्पर्य यानी यहाँ पे डेफिनेशन पूछिए फुल फॉर्म। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन सही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की फुल फॉर्म होती है, ठीक। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, ठीक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डीएनए की कई सारी प्रतियां बनाने का काम होता है, ठीक। लाखों प्रतियां बनाने का काम होता है। अब बात करते हैं आवर्तबीजी। आवर्तबीजी के भ्रूणपोष होते हैं, तो भ्रूणपोष क्या होते हैं? आप बताए इस भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है, एक तो नर केंद्रक होता है, नर युग्मक होता है, नर युग्म के केंद्र बोल सकते हैं, एक नर युग्मक होता है, प्लस द्वितीय केंद्र, द्वितीय कोश का होती है, द्वितीय केश का होती है, द्वितीय द्वितीय केंद्र होता है। एक होता है द्वितीय केंद्र। ये दोनों निषेधन करते हैं, संलयन करते हैं, तो त्रिगुण एक संरचना बनती है, त्रिगुण संरचना बनती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भ्रूणपोष। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भ्रूणपोष कहते हैं। तो इसकी संरचना कैसी? तो इसमें पूछा गया कि भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। आवर्ती जी भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, यानी 3n होता है, या तो लिखा होगा 3n लिखा होगा, या 3x लिखा होगा, ठीक, या फिर क्या होगा? त्रिगुणित लिखा होगा, ठीक। इस पर या फिर ट्रिपलेट लिखा होगा, इस प्रकार से कुछ भी लिखा हो आपको ऑप्शन में टिक कर देना है, ठीक। बात करें मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप क्या था? अब एकल संकर की बात करें तो मान लो कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों का संकलन कराएंगे, इन दोनों का संकलन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का संकलन होगा और इन दोनों का संकलन होगा, तो क्या क्या प्राप्त होगा? देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो प्रथम पीढ़ी में हो गया, तो F1 पीढ़ी के, ये तो F1 पीढ़ी की F2 की बात। अब इन दोनों के साथ कराएंगे, मान लो अगर इन दोनों के साथ कराएंगे, इसके और इसके साथ कराएंगे, और इसके इसके साथ कराएंगे, फिर बात करें इसके और इसके साथ कराएंगे, इसके और इसके साथ कराएंगे, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा टी कैपिटल टी
और कैपिटल टी, कैपिटल टी प्राप्त होगा। और यहाँ पे स्मॉल टी इससे और इससे पे क्या स्मॉल टी प्राप्त होगा यहाँ पे। तो इसका और इसका बनाया तो क्या ना स्मॉल टी बनाए। अब बात करें इसका और इसका, तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी प्राप्त होगा, ठीक। अब बात करें किसकी, गड़बड़ हो गया यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रंग की वजह से। इसका इसका हो गया, ये 2 बार हो गया क्या। रुको ये दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, दो ले लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे देखो F1 पीडी में ये प्राप्त हुई है हमारे लिए, ठीक है। F1 पीडी में क्या प्राप्त हुई, ये वाले ये जनक प्राप्त हुए। अब इन दोनों के बीच F1 पीडी की F2 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अब कलर का डिफरेंट लूंगा। यहाँ पे एक इसके साथ कराते हैं, ठीक। अब इसके साथ और इसके साथ कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी प्राप्त होगा और कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। ये चलो सही है। अब बात करते हैं इसकी और इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। और इसकी और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी प्राप्त होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो पौधे यहाँ पे पूछा, फिनोटाइप पूछा गया, क्या पूछा, मटर एक क्रॉस में मटर के लंबे पौधे बौने पौधे का फिनोटाइप बताना। तो लंबे पौधे कितने और बौने पौधे कितने, वो यहाँ पे देख सकते हैं 3 तो लंबे पौधे हैं, ठीक है। 3 लंबे पौधे हैं, कैसा एक बौना पौधा है। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या निकल के आया, तो यहाँ पे फिनोटाइप निकल के आया 3:1 फिनोटाइप निकल के आया, ठीक है। 3:1 फिनोटाइप निकल के आया। तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिनोटाइप क्या होगा, 3:1 फिनोटाइप होगा, ठीक है। और बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन क्या है, आगे देखा है टाइफाइड के रोग का नाम क्या होता है, तो होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड के रोग का क्या नाम होता है, रोग का क्या नाम होता है, रोग का क्या नाम होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं टाइफाइड की जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, बिडाल टेस्ट होता है, ठीक। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधा नहीं है, मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। यानी ये 4 लक्षण दे रखे हैं, इन 4 लक्षणों में ऐसा कौन सा लक्षण है जो मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो बात करते हैं पत्ती की सबसे मोटी उपचा होती है। हाँ ये तो होता है, ये तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो उसमें उनमें पाए जाते हैं, जो राजस्थान साइड पाए जाते हैं, रेत में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो उनमें जो पत्ती होती है इस तरह कैसी मोटी होती है, ठीक। और जो उनके रंध्र होते हैं वो गहरे गर्त में होते हैं, अंदर गहरे गर्त में उपस्थित होते हैं। और पत्तियों का काम होता है वो तनों का काम होता है। हाँ ये भी ये तीनों तो ठीक है। तो ये तो तीनों काम क्या है, ये तीनों तो क्या उसके लक्षण है, यानी ये तो तीनों लक्षण मरुस्थलीय पौधों के हैं। अब बात करें चौथे की, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या पाया जाता है, ये गलत होता है, ये नहीं होता है। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं दोनों सतहों पर नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, अगर दोनों सतह पाए जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और बाहर आपको पता पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है। और पानी की कमी होती है तो वहां पर भी अगर ये सब पानी निकाल देंगे, जब पौधे पौधे होंगे पानी निकाल देंगे तो फिर उनके लिए कहाँ से पानी मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है ना कि ये वाला लक्षण गलत है यहाँ पे, यानी ये लक्षण उनके अंदर नहीं आता। उनके एक ही साइड होते हैं, एक ही तरफ होते हैं रंध्र, और वो भी क्या होते हैं गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्ण भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है। तो पूर्ण भवन क्षमता होती है वो किसमें पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हाइड्रा में। किसमें पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रा में पाई जाती है। अगर मान लो हाइड्रा में तो होता क्या है, अगर कोई जीव है, अगर इस जीव को हम काट दें तो इसका ये वाला भाग भी एक पूरा दोबारा जीव बना लेगा, ये वाला भाग भी जीव बना लेगा, ठीक है। अगर इसके 4 टुकड़े कर दें तो इससे भी एक जीव बन जाएगा, इससे भी एक जीव बन जाएगा, ठीक है। ये होते हैं पुनरुद्ध भवन की, ये होता है पुनरुद्ध भवन, यानी दोबारा से उद्भवन हो जाना, किसी भी अंग कटने के बाद भी उस अंग से भी पुनरुद्ध भवन हो जाना, ठीक है। अब दोबारा जीव करने वाला। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम होता है ये किसमें होता है, अगर बात करें टर्नर सिंड्रोम होता है स्त्रियों के अंदर होता है। इसमें क्या होता है आपको पता है, स्त्रियों के अंदर लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स होते हैं, एक्स गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स होते हैं। अगर उसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, क्या हो जाए, एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। तो जहाँ कमी होती है उसके यहाँ पर ओ यानी ओ आता है, क्या आता है, ओ आता है, ओ। तो यहाँ पे कौन सा कारण होगा, आप होगा XO, यानी पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। अब काटता कौन सा, प्रतिबंध एंजाइम काटता है, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस तो काटने का काम करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों काटने का काम करते हैं। ये तो क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, काटने का काम ये करते हैं, काटने का काम करते हैं। अब बात करें जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम करता है लाइगेज। कौन सा जोड़ने का काम करता है, लाइगेज। ये क्या करता है, जोड़ता है, ये जोड़ता है। तो उसमें बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जीव तथा उसके वातावरण के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं।
तो जीव है उसके वातावरण वातावरण के संबंध के कहते हैं, वातावरण के पास संबंध के कहते हैं, उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। याद रखना है, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मक्का में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। मक्का है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है मनुष्य में, मनुष्य में कितने होते हैं? मनुष्य में आप लोग कमेंट में बताएंगे मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं। जितने भी लोग हमारी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब कमेंट में बताएं कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मक्का में मैं बता देता हूँ, मक्का में पाए जाते हैं 20। कितने पाए जाते हैं? 20। 20 गुणसूत्र होते हैं, वो मक्का में पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। ये आपको सभी कमेंट में बताना है कितने गुणसूत्र होते हैं, ये सभी आपको बताना है कमेंट में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्लाइफिंटर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? जो क्लाइफिंटर सिंड्रोम होता है किसमें होता है? पुरुषों में होता है। ठीक, पुरुषों में होता है। पुरुषों में क्या होता है? उनके लिंग गुणसूत्र होता है, उनके लिंग गुणसूत्र क्या होता है? उनका लिंग गुणसूत्र होता है पुरुषों का एक्स वाई होता है। ठीक, एक्स वाई होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, एक एक्स गुणसूत्र क्या होती है? एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है लिंग गुणसूत्र में। तो यहाँ पर क्या ट्राइसोमी आती है, इसमें क्या होती है? ट्राइसोमी। और जो स्त्री में होता है टर्नर सिंड्रोम, उसमें मोनोसोमी एक की कमी होती है, उसमें एक बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ट्राइसोमी। ठीक, एक कम होना मोनोसोमी और एक बढ़ जाना ट्राइसोमी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो गुणसूत्र संख्या क्या होती है? तो होती है एक्स एक्स बाई। क्या होती है? एक्स एक्स बाई होती है। इसमें पहले ऑप्शन क्या होगा? क्लाइफिंटर सिंड्रोम में एक्स एक्स बाई। अब बात करें टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, अब ये आप कमेंट में बताएं, ये कमेंट में बताना है कि टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे। अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, ये बताना आपके कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि क्लाइफिंटर सिंड्रोम में गुणसूत्र टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संभाग। ये तो हम पढ़ चुके हैं, टीआई प्लाज्मा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, ये क्वेश्चन क्या है? टीआई प्लाज्मा का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित समष्टि गुण है। अब मेरे से पूछा है निम्नलिखित समष्टि गुण कौन सा है? तो समष्टि गुण देखो क्या क्या है। समष्टि क्या है? तो उसमें तीनों गुण से बात है। मृत्यु दर भी होती है समष्टि गुण, जन्म दर भी समष्टि गुण है, बात है घनत्व की समष्टि गुण है। तो उसमें क्या हो? इनमें सभी क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इनमें सभी समष्टि गुण होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन दिया गया है टेप टेप का कार्य क्या है? तो टेप टेप का कार्य आ गया, अभी मैंने बताया था कि परागकणों के लिए पोषण प्रदान करने का काम होता है। क्या होता है? परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम होता है। तो ये क्वेश्चन आ गया टेप टेप का मतलब आपको इस सारे टेप टेप से क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। टेप टेप कोशिका कितनी होती है? वो कोशिका क्या होती है? जो केंद्र की होती है। और टेप टेप बाह्य कौन सी होती है? सबसे टेप टेप सॉरी टेप टेप सबसे आंतरिक परत होती है। काम क्या होता है? काम होता है पोषण प्रदान करना परागकणों के लिए। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अपर्णधारी है। अपर्णधारी क्या होते हैं? जो अपर्णधारी होते हैं पेड़ पौधे के जो तना होते हैं, पत्तियां होती हैं, फिर मनुष्य होता है, फिर उच्च उपभोक्ता होता है, उसके डेथ हो जाती है तो उसके शरीर को गलाने का काम करते हैं, उसके कार्बनिक पदार्थ के लिए अकार्बनिक बदलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ हमारा शरीर होता है, कोई भी चीज होती है कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके अंदर, उसको अकार्बनिक रूप में बदलने के लिए जो अकार्बनिक रूप में बदलते हैं उसे कहते हैं अपर्णधारी। तो उसमें से कौन सा है? तो उसमें केचुआ। केचु क्या है? अपर्णधारी है। ठीक है, केचु क्या? अपरधारी। ये तीनों क्या? ये सब उपभोक्ता होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन पूछा गया है डेंगू जो हड्डी हड्डी तोड़ बुखार है, ये इसका वाहक कौन है? तो डेंगू बुखार है, हड्डी तोड़ बुखार है, इसका वाहक कौन है? तो होती है मादा एडिस मच्छर। क्या होती है? मादा एडिस मच्छर जो होती है वो क्या होती है? डेंगू बुखार की वाहक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आगे से क्वेश्चन पूछा गया कौन सा एंजाइम, इसको कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा एंजाइम डीएनए के लिए डीएनए इसके लिए विशिष्ट स्थान पर काटेगा, विशिष्ट स्थान पर काटेगा। तो कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है एंडोन्यूक्लियस। कौन सा होता है? एंडोन्यूक्लियस। बात करें एंडोन्यूक्लियस जो विशिष्ट स्थान पर काटता है, और एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? ये बाहरी स्थान पर काटता है, ये बाहर की ओर काटता है। ठीक, बाहर की ओर, बाहर की साइड काटता है। ठीक है, बाहर की साइड काटता है। बाहरी साइड कौन करता है? एक्सोन्यूक्लियस। और अंदर की ओर विशिष्ट स्थान में कौन काटता है? वो करता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। अब देखो हाँ, इसमें पूछा गया इसमें लाइगेज। लाइगेज चीज होता है डीएनए खंडों को जोड़ता है। ठीक, दो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है लाइगेज करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन फिर से आ गया आवर्तभुजी भूमिकोश में क्या होता है? त्रिगुण तोती है। इसमें क्या होता है? त्रिगुण तोती है, फिर 3n होता है। 3n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3n लिख सकते हैं, 3n लिख सकते हैं, या फिर 3x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भूमिकोश 3x 3n भी होता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पूछेगा विडाल टेस्ट। तो ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया था विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट किस बीमारी के उपयोग के लिए होता है? निदान के उपयोग होता है, वो होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड। इसका रोग कारक कौन सा होता है? साल्मोनेला। कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी होता है। वो क्या करता है? ये टाइफाइड रोग, रोग का रोग का टाइफाइड रोग का रोग भाग होता है। ठीक है,
रोगजनक होता है। अब बात करता है क्वेश्चन है 108 लघु बीजाणु के निर्माण 108 लघु बीजाणु के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी जो होती है क्या होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका एम एम सी जो माइक्रो मदर सेल होती है, इन्हें कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन करना होगा, कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन कराना होगा। तो आपको पता है 1 एमएमसी से कितने से 1 एमएमसी से 1 गुण जाना, देखो 1 एमएमसी से अगर 1 एमएमसी कोशिका है 1 एमएमसी कोशिका है ठीक है, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, कौन सा अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिका बनती है, तो बनती चार लघु बीजाणु कोशिका बनती है, 4 लघु बीजाणु बनते कितने बनते हैं, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। एक बार विभाजन होगा तो कितने बनते 4 का निर्माण होता है। अगर हमें 108 बनानी है, कितने बनानी 108 बनानी, कितने बनानी 108 बनानी है, तो वे 4 से कर देंगे भाग, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 बचे 4 तो 28, तो कितने 27 बार अर्धसूत्री विभाजन करना होगा। कितनी बार 27 बार, कितनी बार करना होगा 27 बार हमारे लिए अर्धसूत्री विभाजन करना होगा, तो हमारे लिए 108 लघु बीजाणु प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन दिया गया है डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो डाउन सिंड्रोम की बात करें, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये होता है 21वीं जोड़ी होती है, जो गुणसूत्र क्या होती है 21वीं जोड़ी होती है, इसमें क्या त्रिसूत्र हो जाती है, एक एक्स की मात्रा और बढ़ जाती है, यानी 3x हो जाता है। ठीक है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं, उसमें एक और बढ़ जाता है तो 3x हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण होता है जो डाउन सिंड्रोम होता है वो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, पुष्प में कौन सा अंग स्त्री अंग है, तो पुष्पों का कौन सा अंग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या होता है, वो होता है जयांग, वो क्या होता है जयांग। और पुरुष क्या होता है, ये होता है पुरुष, ये होता है नर, पुरुष या फिर पुरुष। अरे भैया मिट जाता, बात करें पुरुष या फिर नर तो वो क्या होता है, वो होता है पुमन, और स्त्री या मादा बाकी बात करें तो होता है जया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन दिया हुआ है पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं, तो ये सभी पता होगा, 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे है MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप क्या है, MRI का पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म क्या है, तो उसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, क्या होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होती है, MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन दिया हुआ है, 40वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, दात्र कोश का आरक्ता किस रोग के कारण किस प्रकार के उत्पादन का उदाहरण है। जो दात्र कोश का रक्ता है यानी सिकल सेल अनीमिया है, ये किस प्रकार के उत्पादन का उदाहरण है, ये किस प्रकार का इसमें उत्पादन होता है। उत्पादन दो प्रकार का होता है, तो इसमें कौन सा प्रकार का होता है बिंदु उत्पादन। कौन सा होता है, बिंदु उत्पादन होता है। ठीक है, ये पॉइंट म्यूटेशन है और एक होता है फ्रेम म्यूटेशन। ठीक है, एक फ्रेम म्यूटेशन होता है, एक होता है बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन। तो इसमें जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें क्या होता है, बिंदु उत्परिवर्तन होता है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो आपको पता होगा डीएनए के अंदर क्या क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये तो पाया जाते हैं। पाया क्यों नहीं जाता, तो देख सकते हैं थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए के अंदर। जिसके अंदर अगर बात करें आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है, तो आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आगे क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया। तो मेंडल थे, उन्होंने कितने लक्षण लिए थे, 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। कितने लिए थे, 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। कितने लिए थे, 7 जोड़ी लक्षण लिए थे मेंडल ने अपने प्रयोग में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। जो परागकण होते हैं वो पुष्प के किस अंग के भीतर पाए जाते हैं, किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं, तो बनते हैं लघु बीजाणु धानी के अंदर। किसके अंदर बनते हैं, लघु बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं। ठीक, और जयांग के अंदर तो जयांग क्या बनता है, उसमें तो अंडकोश का बनती है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन पूछा गया, परागकण के किस अंग के भीतर, सेम दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन ये हुआ है, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से रहते हैं, क्या परागकण,
किसकी मौजूदगी का जो परागकण होते हैं बहुत लंबे समय तक मतलब व्यवस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, मतलब सुरक्षित रहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो वो क्या होता है, वो होता है स्पोरोपोलिन। क्या होता है स्पोरोपोलिन? क्या होता है स्पोरोपोलिन? स्पोरोपोलिन यह एक ऐसा पदार्थ है, स्पोरोपोलिन जो है एक ऐसा पदार्थ है, ये ना किसी टेम्परेचर पे खत्म होता है, ना किसी अम्ल से खत्म होता है, ना किसी क्षार से नष्ट होता है, ना किसी प्रेशर से खत्म होता है। ठीक है, इस पे ना क्षार का, ना अम्ल का, ना प्रेशर का, ना तापमान का, ना किसी की का असर ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो परागकण होते हैं बहुत लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं, ठीक है, मतलब संरक्षित रहते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन पूछा गया है, 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ? तो इसमें से कौन थे जिन्होंने बताया कि जीवन का उपयोग है, जीवन का विकास है वो अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ? तो वो कौन थे? तो वो थे लेमार्क थे। इन्होंने लेमार्क दिया था। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल या फिर इंटर में, आपने पढ़ा होगा कि लेमार्कबाद और डार्विनवाद में आपने पढ़ा होगा। लेमार्क ने कहा था कि जिराफ की जो गर्दन थी वो ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाने की वजह से लंबी हुई है, और डार्विन ने कहा था कि ये वंशानुगत हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन, आगे से क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जो उड़कर नहीं फैलता है, किसी के छूने से नहीं फैलता है, किसी टच होने से नहीं फैलता है? तो वो कौन सा रोग? वो है कैंसर रोग। कैंसर रोग क्या है? ये कैंसर रोग किसी को टच करने से या फिर किसी को छूने से या फिर वायु द्वारा कैसे भी नहीं फैलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, परपोषी कोशिका में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया था? तो परपोषी कोशिका इसमें जो विजातीय डीएनए उसको प्रवेश कराने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया था? तो वो कौन सी विधि है? तो देखो, सूक्ष्म अंतःक्षेपण ये भी विधि होता है, इसके द्वारा भी उपयोग किया जाता है। बायोलिस्टिक इसके भी द्वारा होता है, हानिकारक रोग की सहायता से इसकी द्वारा से भी होता है। तो उसमें डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोई कोशिका के अंदर विजातीय डीएनए भेजते हैं तो उसके लिए हानिकारक रोग की आवश्यकता होती है, उसके थ्रू भेज सकते हैं, बायोलिस्टिक के द्वारा भेज सकते हैं, और सूक्ष्म अंतःक्षेपण के द्वारा भेज सकते हैं। तीनों विधि द्वारा कहते हैं सेंड कर सकते हैं, तो उसमें तीनों डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हम क्वेश्चन दिया हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, और वैक्सीन बनाने में भी होता है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियर है, अनुवांशिकी है, जो अनुवांशिकी जेनेटिक इंजीनियर है, इसका प्रयोग क्या होता है? तीनों में होता है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आगे, निम्न में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? कौन सा फल आभासी नहीं है? पहले समझिए आभासी फल होता क्या है। ऐसे फल ऐसे फल ऐसे फल जो अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से किसी अन्य भाग से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। जो अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आभासी फल। क्या कहते हैं? उन्हें आभासी फल कहते हैं, या फिर कूट फल कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी फल या कूट फल या असत्य फल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ। असत्य फल कहते हैं, या फिर ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। वो क्या होते हैं? जो ऐसे फल जो अंडाशय के बिना, अंडाशय से अतिरिक्त किसी अन्य भाग से बनते हैं, उन्हें कहते हैं कूट फल, असत फल, या फिर आवासी फल कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेब होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, काजू होता है। परंतु आम क्या है? आम एक सत्य फल है। आम का निर्माण कैसे होता है? आम का निर्माण होता है अंडाशय से। और इन तीनों का निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है अंडाशय के किसी अतिरिक्त अन्य भाग से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जल परागित पादप का नाम क्या है? जो जल परागित पादप का नाम क्या है? तो उसका नाम है हाइड्रिला। क्या है? हाइड्रिला है, बेलिसनेरिया है, हाइड्रिला है, बेलिसनेरिया है, बेलिसनेरिया बेलिसनेरिया। ठीक है, ये दो नाम है जो जल परागित पुष्प होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं आगे कोई क्वेश्चन। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, अगर हेल्पफुल लगे हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये आपको मैंने लगभग 50 क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन
रिपीट हो गए थे, तो लगभग 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में से आपके लिए बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन कराए हैं एग्जाम में हर साल आते हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही एक अनसॉल्व है, 5-6 साल का अनसॉल्व था, उससे मैंने एनएसएस के काफी टाइम तक और फिर उससे क्वेश्चन निकाले लगभग 50 क्वेश्चन। तो इनके लिए आप अच्छे से तैयार कर लें और मिलते किसी नई वीडियो में, धमाकेदार वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।